साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी 2023 और एमपीपीएस इन सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग जो है आज के दिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में बात करेंगे या संगठन के बारे में या जो मंच हैं उनके बारे में जिनमें भारत जो है या तो सदस्य है, भागीदार है या हस्ताक्षर करता है। और ये जो कंटेंट लिया गया है ये विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो पीटी 365 प्रकाशित किया जाता है तो उसका जो आईआर वाला पोर्शन है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला उससे इस कंटेंट को लिया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के बारे में। तो देखिए इसे शॉर्ट में आईईएस कहते हैं। भारत को आईईएस का उपाध्यक्ष और रणनीतिक प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है और भारत का कार्यकाल जो है वर्ष 2023 से 2025 तक होगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है इस संस्था के बारे में जानना। तो देखिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन आईईसी के बारे में बात करें तो यह एक गैर लाभकारी संगठन है और यह संस्था सभी इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रकाशित करती है। इसको सौंपे गए कार्य क्या है? तो आईईसी का मिशन विश्व स्तर पर निम्नलिखित मामलों में मानकों, अनुपालन संबंधी आकलन प्रणालियों और संबंधित सेवाओं के अग्रणी प्रदाता के रूप में मान्यता प्राप्त करना है। इनमें क्या शामिल है? ये जो मामले हैं निम्नलिखित वो कौन से? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने तथा विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स और संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोगकर्ता के अनुभव को बेहतर करने के लिए आवश्यक मामलों में। सदस्यों की बात करें तो इसके 62 पूर्णकालिक सदस्य और 27 सहयोगी सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य है। ध्यान रखिएगा, भारत जो है इसका सदस्य है और इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है 2023 से लेकर के 2025 तक। भारत और आईईसी के बारे में बात करें तो भारत आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति आईएनसी के माध्यम से इसके कार्यों में भाग ले रहा है और अपना योगदान दे रहा है। भारतीय मानक ब्यूरो का जो महानिदेशक होता है वो आईईसी की भारतीय राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष होता है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के बारे में। बात करें इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी। तो आईएफसी ने $6 बिलियन का वैश्विक खाद्य सुरक्षा मंच लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य खाद्य संकट से निपटने के लिए निजी क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करना और खाद्य उत्पादन में मदद करना है। यह मंच वैश्विक खाद्य प्रणाली के लचीलेपन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा, साथ ही इसके जलवायु और पारिस्थितिकी फुटप्रिंट को भी कम करने का प्रयास करेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आईएफसी के बारे में बात करें तो यह जो विश्व बैंक समूह है जिसमें 5 संस्थाएं शामिल हैं उसमें से आईएफसी भी एक है। यह उभरते बाजारों में निजी क्षेत्र पर केंद्रित सबसे बड़ा वैश्विक विकास संस्थान है। इसके उद्देश्य क्या है? तो विकासशील देशों में व्यवसायों और वित्तीय संस्थानों को वित्त पोषण, सलाहकारी सेवाएं और निवेश संबंधी सहायता प्रदान करके इन देशों में संधारणीय निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक के दोहरे लक्ष्य कौन सा? पहला, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना। दूसरा, साझा समृद्धि को बढ़ावा देना की प्राप्ति में उसका समर्थन करना। सदस्यों की बात करें तो आईएफसी के सदस्य देशों की संख्या 186 है। इसमें दुनिया के अधिकांश विकासशील देश शामिल हैं और भारत भी इसका सदस्य है। इसके संबंध में अन्य जानकारियों की बात करें तो देखिए आईएफसी जो है विश्व बैंक समूह का ही एक सदस्य है। तो इस समूह में शामिल अन्य जो संस्थाएं उसमें है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक आईबीआरडी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी आईडीए, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मीगा तथा अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केंद्र आईसीएसआईडी या वाशिंगटन कन्वेंशन। तो भारत इन पांचों में से जो है वो अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समाधान केंद्र आईसीएसआईडी का सदस्य नहीं है और बाकी सबका सदस्य है। आगे चलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी के बारे में बात करें तो आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में बात करें तो यह एक बहुपक्षीय विकास बैंक है और एआईआईबी के पास $100 बिलियन की अधिकृत पूंजी और $50 बिलियन की शुरुआती या अविरत पूंजी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ? ध्यान रखिएगा, बीजिंग में है। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसका उद्देश्य एशिया और सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार करना है। देखिए इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है जबकि जो आपका कह सकते हैं ब्रिक्स बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो संघाई में है। आगे चलते हैं अगला इसी में देखिए इसके सदस्यों की बात करें तो 106 देश इसके सदस्य हैं जिनकी आबादी
में लगभग 79% और वैश्विक जीडीपी में लगभग 65% हिस्सेदारी है और भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। भारत और एआईबी के बारे में बात करें तो भारत एआईआईबी का एक संस्थापक सदस्य है और दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। भारत का इसमें 7.6% वोटिंग शेयर है और चीन के पास एआईआईबी का सर्वाधिक 26.5% वोटिंग शेयर है। तीसरे नंबर पर रूस आता है। एआईआईबी ने किसी भी अन्य सदस्य की तुलना में भारत के लिए अधिक ऋणों को मंजूरी दी। इसमें 28 परियोजनाओं के लिए 6.7 अरब डॉलर दिए गए हैं। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे के बारे में। तो देखिए ये चर्चा में इसलिए है कि यूक्रेन ने रूस के खिलाफ आईसीजे में एक अर्जी दाखिल की थी। यूक्रेन ने नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर अभिशमन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड, के तहत रूस के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। अब बात करते हैं कि नरसंहार अभिशमन या जीनोसाइड कन्वेंशन के बारे में क्या है ये। तो यह कन्वेंशन जो है 1948 में यूएनजीए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अपनाई गई पहली मानवाधिकार संधि थी। इस अभिशमन के अनुसार युद्ध और शांतिकाल दोनों के दौरान नरसंहार का अपराध हो सकता है या नरसंहार को अपराधी माना जाएगा। इसको अपनाने से मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक कानून के क्रमिक विकास में महत्वपूर्ण प्रगति आई हुई है। यह अभिशमन या कन्वेंशन अपने पक्षकार देशों पर नरसंहार के अपराध को रोकने तथा उसके लिए दंडित करने के लिए उपाय करने सहित प्रासंगिक कानून बनाने और अपराधियों को दंडित करने का दायित्व निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करें तो आईसीजे यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। इसके उद्देश्यों की बात करें तो देशों के बीच उत्पन्न कानूनी विवादों का समाधान करना और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत निकायों तथा विशेषीकृत एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी मुद्दों पर सलाहकारी राय प्रदान करना। न्यायालय का निर्णय विवाद में शामिल पक्षों के लिए बाध्यकारी और अंतिम होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको। संरचना की बात करें तो आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और ये न्यायाधीश संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और न्यायाधीशों को फिर से चुना जा सकता है, लेकिन एक ही देश से 2 न्यायाधीश नहीं चुने जा सकते हैं। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो भारत का प्रतिनिधित्व रहा, जो भारत के इसमें न्यायाधीश रहे, इसमें सबसे पहले जो शामिल होते हैं सर वेनेगल नरसिंह राव, फिर नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक और जो चौथे हैं वो हैं जस्टिस दलवीर भंडारी, जो वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष हैं। आगे बात करते हैं एशिया प्रशांत पूरा नाम देखते हैं तो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, एआईबीडी के बारे में। तो देखिए हुआ क्या है कि एआईबीडी के लिए भारत की अध्यक्षता को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में 1977 में हुई थी और कहाँ पे? मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बारे में बात करें तो यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग यूएनईएस कैप का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसे एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक जीवन तथा सामंजस्यपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवेश को साकार करने का कार्य सौंपा गया है। एआईडीबी यह कार्य नीतिगत और संसाधन विकास के लिए करता है। सदस्यों की बात करें तो देखिए वर्तमान में 28 देश एआईबीडी के पूर्ण सदस्य हैं और इनका प्रतिनिधित्व 43 संगठनों और 52 संबद्ध सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत इसका सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरभाष संघ आईटीयू, यूएनडीपी और यूनेस्को एआईबीडी के संस्थापक संगठन हैं। आगे चलते हैं G33 के बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। G33 या फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट कृषि मामले में विकासशील देशों का एक गठबंधन है। यह गठबंधन विकासशील देशों के लिए कृषि बाजार को सीमित रूप से खोलने हेतु लचीलेपन पर बल देता है। इसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य द्विपक्षीय संबंधों में गतिरोध के बावजूद विश्व व्यापार संगठन WTO में मिलकर काम कर रहे हैं। इसने खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका से प्रभावित करने वाले मुद्दों पर WTO की वार्ताओं में विकासशील देशों के लिए विशेष नियम प्रस्तावित किए हैं। उदाहरण के लिए विकासशील देशों को अपने कृषि बाजारों तक प्रतिबंधित पहुंच को सुनिश्चित करने की अनुमति देगा। आगे बात करते हैं कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेज एंड culinary हर्ब्स के बारे में, CCSCH के बारे में।
तो देखिए इस समिति ने जायफल, केसर और मिर्च, मिर्च में काली मिर्च और लाल शिमला मिर्च दोनों हैं, के लिए गुणवत्ता मानदंडों की सिफारिश की है। साथ ही इन मानकों को कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन CAC के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। ये जो CCSCH है, कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स, इसका गठन 2013 में किया गया था। कब? 2013 में। कि इसका उद्देश्य मसालों और खाने के में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटियों के लिए विश्वव्यापी मानकों का विकास करना है, विकास एवं विस्तार करना है। इसकी स्थापना कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC रोम के तहत की गई थी। इसकी स्थापना रोम में हुई थी। भारत इस समिति का मेजबान व अध्यक्ष देश है वर्तमान में, और भारतीय मसाला बोर्ड इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। आप ध्यान दीजिएगा भारतीय मसाला बोर्ड के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोच्चि में है। इसकी स्थापना 26 फरवरी 1987 को हुई थी, और यह एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन जो है मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत किया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो CAC है अर्थात कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन को 1963 में गठित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र में खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से गठित एक अंतर सरकारी निकाय है, और भारत 1964 में इसका सदस्य बना था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।